जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, स्टीयरिंग का नियंत्रण सीखना सबसे मुश्किल काम होता है। क्या आप जानते हैं कि स्टीयरिंग व्हील के पीछे कुछ आश्चर्यजनक भौतिकी और यांत्रिकी जुड़ी है, जिसके कारण वाहन सही रास्ते पर चलता है और उसके पहिए फिसलते नहीं हैं। इस वीडियो में दिखाया जाएगा कि हमें स्टीयरिंग के लिए ऐसी कार्यप्रणाली की जरूरत क्यों होती है और ये कैसे काम करती है। हम पावर स्टीयरिंग की कार्यप्रणाली को भी समझेंगे। यहाँ दिखाया है एक ऑटोमोबाइल के बारे में सबसे अद्भुत बात ये होती है कि अगर आप पहिए को एक ओर झुकाते हैं तो पूरा वाहन घूम जाता है, लेकिन पहिए को झुका देने के बाद भी वाहन सीधी रेखा में क्यों नहीं चलता रहता। इस सवाल का जवाब पता लगाने के लिए हमें मानव के इस महत्वपूर्ण आविष्कार के पीछे की भौतिकी को समझना होगा, यानी कि पहियों की भौतिकी। उम्दा तरीके से घूमते हुए एक पहिए में कांटेक्ट पॉइंट पर वेग हमेशा शून्य होना चाहिए। इससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि स्थिर सड़क और घूमते हुए पहिए के बीच कांटेक्ट पॉइंट पर फिसलन ना हो। लेकिन एक घूमते हुए पहिए का वेग किसी भी समय सतह पर शून्य कैसे हो सकता है? ये संभव है क्योंकि पहिए की दो तरह की गतियां होती हैं। एक तो पहिया कार की गति की दिशा में घूमता है और दूसरा अपनी धुरी के चारों ओर घूमता है। जब हम पहिए के निचले तल पर दोनों अवयवों के मान को जोड़ देते हैं तो हमें पता चलता है क्योंकि वे दोनों विपरीत दिशा में थे, इसलिए एक दूसरे को काट देते हैं और परिणाम शून्य हो जाता है। घूमते हुए पहिए के इस सरल से सिद्धांत को ध्यान में रखकर आप स्टीयरिंग की कार्यप्रणाली को अच्छी तरह समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि पहिए के घूमने के बाद भी कार सीधी रेखा में चलती रहती है। आइए एक बार फिर से पहिए के कांटेक्ट पॉइंट पर घूर्णीय यानी रोटेशनल और स्थानांतरीय यानी ट्रांजिशनल वेगों को देखते हैं। आप देख सकते हैं कि रोटेशनल वेग झुका हुआ है जबकि ट्रांजिशनल वेग सीधा जा रहा है। इस कारण से दोनों वेग एक दूसरे को नहीं काटेंगे और पहिया फिसल जाएगा। शून्य वेग की स्थिति को प्राप्त करने के लिए एकमात्र तरीका यह होगा कि ट्रांजिशनल वेग को भी झुका दिया जाए। ये तभी संभव है जब पूरी कार किसी विशेष केंद्र बिंदु पर घूमे। इस स्नैपशॉट में यह तथ्य सटीक तरीके से दिखाया गया है। यहां सभी चार पहिए घूमने की बिल्कुल सही परिस्थिति में हैं। यहां गौर करने की सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे परफेक्ट टर्न के लिए आगे के पहियों की लंबवत रेखा को पिछले पहियों की धुरी के साथ किसी आम बिंदु पर मिलना चाहिए। यही शर्त स्टीयरिंग का सिद्धांत है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि दाहिने और बाएं पहियों के मुड़ने के कोण एक बराबर नहीं हैं। इस चित्र में दिखाया गया है कि अगर आगे के पहिए बराबर के कोण पर मिलेंगे तो पहियों की रेखाएं एक समान बिंदु पर नहीं मिल पाएंगी। इसका मतलब है एक परफेक्ट स्टीयरिंग के लिए दाएं और बाएं पहिए अलग अलग कोण पर मिलने चाहिए। स्टीयरिंग कार्यप्रणाली इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। आधुनिक वाहनों के स्टीयरिंग में आमतौर पर रैक और पिनियन कार्यप्रणाली प्रयोग में लाई जाती है। आइए देखते हैं कि ये कार्यप्रणाली वाहन को घुमाने का काम कैसे करती है। इस प्रणाली में रैक मुख्य होता है। रैक तना हुआ होता है ताकि ये सिर्फ सीधी रेखा में चल सकते हैं। पिनियन जो स्टीयरिंग से जुड़ा होता है इस रैक को चलाने का काम करता है। स्टीयरिंग भुजा कहा जाने वाला एक हिस्सा दोनों पहियों से जुड़ा होता है। स्टीयरिंग भुजा भी तनी हुई होती है ताकि ये दिखाई गई धुरी के साथ केवल घूर्णन गति कर सके। स्टीयरिंग भुजा एक रोलर बेयरिंग के द्वारा कार के ढांचे से जुड़ी होती है ताकि ये भुजा केवल मुड़ सके। एक वक्र छड़ इस स्टीयरिंग भुजा को रैक से जोड़ती है। ये वक्र छड़ रोटेशनल और ट्रांजिशनल दोनों ही तरह की गतियां कर सकती है। अब देखिए कि जब रैक गति करता है तो पहिए में क्या होता है। आप देख सकते हैं कि दाहिने और बाएं पहिए अलग अलग दिशा में मुड़ रहे हैं। अगर आप दाहिने और बाएं पहियों के मिलने के स्थान का पता लगाएं तो आप देख सकते हैं कि मिलने का स्थान हमेशा पिछले पहियों की रेखा पर होता है। इस प्रकार रैक और पिनियन कार्यप्रणाली स्टीयरिंग के लिए आवश्यक शर्तों को परफेक्टली से पूरा करती हैं। इसी कारण वाहन बिना फिसले मुड़ पाता है। अभी तक हमने जिस स्टीयरिंग की चर्चा की है वो मैनुअल किस्म की है।
आजकल ज्यादातर कारों में इलेक्ट्रिक मोटर की सहायता से चलने वाली पावर स्टीयरिंग व्यापक रूप से प्रयोग में लाई जाती है। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग अधिक सटीक होती है और कार को घुमाना और भी आसान बनाती है। यहाँ पर एक कॉलम असिस्टेड पावर स्टीयरिंग दिखाई गई है। यहाँ पर बिना ब्रश वाली एक डीसी मोटर स्टीयरिंग कॉलम और पिनियन को चलाती है। ये मोटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही दिशाओं में चल सकती है। एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट यानी ECU लगा होता है जो ये निश्चित करता है कि मोटर को कितनी पावर कॉलम में जानी चाहिए। ECU को कुछ जानकारियां भेजी जाती हैं, जैसे चालक द्वारा स्टीयरिंग व्हील पर लगाया गया टॉर्क, स्टीयरिंग व्हील की गति और वाहन की गति, और उसी के अनुसार ये समुचित टॉर्क लगाए जाने का निर्णय ले पाता है। चालक द्वारा लगाए गए टॉर्क को मापने के लिए हॉल इफेक्ट पर आधारित सेंसरों का प्रयोग किया जाता है। मोटर के द्वारा पावर असिस्टेंस दिए जाने के कारण चालक को पहिए को घुमाने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। क्या आपको लगता है कि ये एक परफेक्ट कार्य प्रणाली है? एक मिनट रुककर सोचिए कि मोटर फेल होने की स्थिति में स्टीयरिंग का क्या होगा। आप शायद जानते होंगे कि एक वार्म स्क्रू एक वार्म गियर को घुमा सकता है, लेकिन एक वार्म गियर एक वार्म स्क्रू को नहीं घुमा सकता। इसका मतलब यह है कि जब मोटर फेल हो जाती है, चालक के द्वारा मैनुअल रूप से घुमाए जाने पर वार्म ड्राइव में तनाव के कारण स्टीयरिंग घूम नहीं पाएगा। संक्षेप में कहें तो मोटर जाम हो जाएगी। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए स्टीयरिंग व्हील के घुमाव को कभी सीधे वार्म गियर से नहीं जोड़ा जाता है। इसके बजाय ये प्लैनेटरी गियर सेट से होकर गुजरती है। यहाँ चालक द्वारा स्टीयरिंग घुमाए जाने पर उत्पन्न रोटेशन सन गियर को भेजा जाता है, आउटपुट कैरियर को भेजा जाता है और तब वार्म गियर प्लैनेटरी गियर सेट के लिए रिंग गियर भी बन जाता है। सामान्य संचालन के दौरान रिंग गियर की पावर आसानी से कैरियर में स्थानांतरित हो जाती है। मोटर फेल हो जाने पर रिंग गियर गति नहीं कर सकता, लेकिन आप देख सकते हैं कि चालक द्वारा सन गियर को भेजा गया मैनुअल रोटेशन फिर कैरियर में स्थानांतरित होता है और अंततः पिनियन गियर में जाता है।